ایک माफिया का हमारा मुकाबला है जो कि मुसलसल प्रोपेगेंडा पे लगा हुआ है। पहले दिन से आए गवर्नमेंट फेल होगी जी, अब इस माफिया को फिक्र पड़ी हुई है क्योंकि इनका ये समझ रहे थे कि मुल्क बैठ जाएगा, इनके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा। इनकी जो तजर्बाकार टीम नहीं है, जो तजर्बाकार टीम है उसने 4 गुना ज्यादा कर्जा पाकिस्तान का 10 साल में छोड़ के गए। वज़ीर-ए-आज़म का अपोजिशन पर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम, मुखालिफों को फिर दिया माफिया का नाम। कहा माफिया हुकूमत के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रहा है। मईशत मुस्तहकम हुई तो मौलाना इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ा। माफिया को लूट मार पकड़े जाने का डर है। आर्मी चीफ की तौसी के मामले में पाकिस्तान को कामयाबी हुई। मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस से निकला है। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत मेडिकल रिपोर्ट्स और काबीना के मशवरे पर दी। आजकल मुश्किल दिन चल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी है, अवामी मुश्किलात का इल्म है, लेकिन आने वाला वक्त बेहतर होगा, तमाम मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान मुश्किल से निकल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की लाहौर में मीडिया टॉक, कहा पंजाब में इस्लाहात की अब ऐसी गवर्नेंस नजर आएगी जो पहले कभी नजर नहीं आई। कुछ लोग शरीफुल नफ्स वज़ीर आला के पीछे पड़े हुए हैं। स्मॉग समेत फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत के अहम फैसले। वज़ीर आज़म का कहना है साफ पेट्रोल यूरो 4 दरामद करेंगे। शहर में चलने वाली बसेस को CNG पर मुंतकिल करेंगे। चावल की फसल की बाकियात जलाने वालों से बात करेंगे। भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। लाहौर में 60,000 केनाल पर दरख्त लगाए जाएंगे। मजीद कहा ऑरेंज ट्रेन 10 दिसंबर से चलेगी, मगर उससे पंजाब को मजीद माली मुश्किलात का सामना होगा। बरतानिया के आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी। बरतानवी इलेक्शन 2019 में पहली मरतबा 70 से जायद पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल डेमोक्रेट और दीगर जमातों की ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के हलकों पर खुसूसी तवज्जो। बरतानवी इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी पेश कंजर्वेटिव पार्टी ने 20 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। 19 पाकिस्तानी लेबर पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। लिबरल डेमोक्रेट, ब्रेक्जिट पार्टी और दीगर कई जमातों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को उम्मीदवार नामजद कर दिया। बरतानिया में 125 साल के बाद इलेक्शन दिसंबर में हो रहे हैं। स्कॉटलैंड के सबसे बड़ी जमात स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने एक भी पाकिस्तानी को टिकट जारी न किया। इलेक्शन 2019 के हवाले से दिलचस्प हकाइक जारी। बर्मिंघम में कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट बरतानिया के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग। जनूबी एशिया के सबसे बड़े फलाही इदारे के लिए शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिए। प्रोजेक्ट्स के हवाले से डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश, नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंस ने दिल मोह दिए। ब्रसेल की फजा सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। रूह परवर महफिल मिलाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की अकीदत और एहतराम के साथ शिरकत। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। इस्लाम में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में फ़िक्र अंगेज सेमिनार। इस्लाम में इंसानों के साथ पौधों और जानवरों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। मुकर्रिरीन के कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी दलाइल। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सिंधी कल्चर डे की पुरवकार तकरीब। सिंधी कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद शरीक। फोक गुलकार तुफैल संजरानी ने लोकगीत पेश करके समा बांध दिया। रूस में एक फनकारा ने अनोखी तस्वीर बना डाली। मॉस्को की एक गुमनाम स्ट्रीट आर्टिस्ट ने ब्रेड के 40,000 टुकड़ों से तस्वीर बनाई निराली। एक खातून का खूबसूरत चेहरा बनाने में 1.5 माह का अरसा लगा। और महवे शयात ने फैमिली के साथ उम्रे की सादत हासिल कर ली। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो वालिदा रुखसार हयात और भाई दानिश हयात के साथ खाना काबा के करीब खड़ी हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो पाएगा? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान शहबाज शरीफ के खत का जवाब देंगे? क्या है माहौलियाती आलूदगी से निपटने का हुकूमती फार्मूला? इन सवालात के जवाबात शामिल हैं इसी बुलेटिन में, मगर पहले जिक्र वज़ीर आज़म का जो एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। इमरान खान ने मुखालिफिन को माफिया करार देते हुए मुल्क के सियासी हालात नॉर्मल होने का दावा भी कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एतमाद की थपकी दे डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया के सामने आए तो रिपोर्टर्स ने सवालात की बौछार कर दी। जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों के सवालात सुने, जवाब भी दिए। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क दरुस्त समत में गामजन हो गया, मईशत चल पड़ी है, माफिया की साजिशें नाकाम हो गई। एक माफिया का हमारा मुकाबला है जो कि मुसलसल प्रोपेगेंडा पे लगा हुआ है। पहले दिन से आए गवर्नमेंट फेल होगी जी, असेंबली में तकरीर नहीं करने दी, माफिया नहीं, गवर्नमेंट फेल हो गई। उनको पता था कि जो वो ये इस मुल्क से खसारा छोड़ के गए, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा खसारा नहीं था। उनका सबका ख्याल था कि ये गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं करेगी, रुपया पहुंच जाएगा 250-300 रुपए डॉलर पे। वो सारे ये समझ रहे थे कि ये जनाब हुकूमत चंद महीनों की मार है। ये अल्लाह का करम है, मेरी इकोनॉमी की टीम ने मेहनत की, ऊपर वाले ने मदद की, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने आके तारीफ की है हमारी इकोनॉमी की। कोई वजह होगी ना। अब इस माफिया को फिक्र पड़ी हुई है क्योंकि इनका ये समझ रहे थे कि मुल्क बैठ जाएगा, इनके साथ में कंट्रोल नहीं होगा, इनकी जो तजर्बाकार टीम नहीं है। जो तजर्बाकार टीम है उसने 4 गुना ज्यादा कर्जा पाकिस्तान का 10 साल में छोड़ के गए। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद करना भी ना भूले, कहा मौलाना तो इस्लामाबाद डीजल के परमिट लेने आए थे। जब ये मुल्क उठने लगा, पहले वारदात की जनाब, वो पाकिस्तान का चे गवारा फजलुर रहमान आ रहा है जनाब फतह करने इस्लामाबाद फतह नहीं करने आ रहा, वो डीजल के परमिट फतह करने आ रहा है इस्लामाबाद। सारी उसके साथ मिल गए, पानी आता है वो भी साथ, और वो सब इकट्ठे हो गए। पता नहीं जी कौन सी क्या, अच्छा ये नहीं पता है क्यों है। माफिया को डर लगा हुआ है कि 30 साल से वो यहाँ इस मुल्क में हलवा खा रहे थे। अब उनको डर ये लगा हुआ है कि ये कामयाब अगर हो गए तो हमारी दुकानें भी बंद और हमारे पैसे भी पकड़े जाएंगे। नवाज शरीफ की बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट्स के सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का तबसरा कुछ यूं था। पंजाब में बड़े बड़े डॉक्टर्स थे जिनका बोर्ड बैठा, जो हमें रिपोर्ट दी, पूरी रिपोर्ट तफसील में स्टडी की गई। उस रिपोर्ट में ऐसा था कि मरीज की हालत इतनी बुरी है कि किसी वक्त भी दूसरे जान में जा सकता है। इंसानी हमदर्दी के बेसिस के ऊपर हमने ये फैसला किया। मैंने अपनी कैबिनेट को कन्विंस किया कि इनको, क्योंकि वो रिकमेंड कर रहे थे कि इनको बाहर जाने दें, उस बेसिस पर बाहर जाने दिया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मुश्किल से निकल रहा है, मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर नरम तो काबीना पर बरहम दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर आज़म बार बार काबीना की कारकर्दगी पर खफगी का इजहार करते रहे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट्स मेरिट पर काम करे, किसी सियासी शख्सियत का कोई भी नाजायज काम करने की जरूरत नहीं। वजीर आजम का एक रोजा दौरा लाहौर, पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए इकदामात को नाकाफी करार दिया। सूबाई काबीना को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आखिरी वार्निंग। इमरान खान ने कहा जो तवक्कुआत पंजाब की टीम से कर रहा था वो पूरी नहीं हुई। इजलास के दौरान वजीर आजम बार बार काबीना की कारकर्दगी पर खफगी का इजहार करते रहे। पुलिस की कारकर्दगी पर भी तहफुजात जाहिर किए। पंजाब में जराइम और जिनसी तशद्दुद के वाकयात पर सख्त इजहार तशवीश किया। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी हुई, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के तबादलों और दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने कहा ब्यूरोक्रेसी मेरिट पर काम करे, किसी सियासी शख्सियत का कोई भी नाजायज काम हरगिज नहीं करना। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम ने एक बार फिर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार कर दिया। सीएम के पीछे पड़े हुए एक शरीफ आदमी, एक वो आदमी आया है जो कि एक बड़े बड़े महलों में नहीं रह रहा, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए कोई हर साल 80 करोड़ रुपया नहीं खर्च होता, जिसके ऊपर उसके पीछे पड़े हुए। वजीर आजम ने कहा 3 हफ्ते की मुशावरत के बाद पंजाब में इंतजामी तब्दीलियां की गईं, तमाम तकरीरियां मेरिट की बिना पर की गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी सियासत में भरपूर अंदाज में मुतहरिक होने का फैसला कर लिया। पार्टी रहनुमाओं को बड़े कौमी इशूज पार्लियामेंट में उठाने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के तयन और तासीस से मुतल्लिक कानून साजी के लिए आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला भी हो गया।
आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन और तासीस से मुतल्लिक कानून साजी का मरहला। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। 4 दिसंबर को इजलास बुलाने की समरी ऐवान सदर को अरसाल। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राबते आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। सादा अक्सरियत ऑप्शन के बावजूद हुकूमत तरमीमी बिल का मुसव्विदा मुशावरत से तैयार करने की ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी पार्लिमानी सियासत में मुतहर्रिक होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हुकूमत को बड़े कौमी इशूज पार्लियामेंट में उठाने की भी हिदायत दे दी। इजलास में हुकूमत कानून साजी के लिए दीगर बिल्स भी पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक 4 दिसंबर से होने वाले इजलास में अपोजिशन महंगाई और गिरां फरोशों के खिलाफ इक़दाम समेत दीगर अवामी मसाइल उठाएगी। स्पीकर की जानिब से पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। और बिलावल भुट्टो की भी हुकूमत पर तनकीद के वार। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर धुआंधार खिताब, कहा ताकत का सरचश्मा अवाम है। कोई सिलेक्टेड या एम्पायर कबूल नहीं। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजकर अवामी राज कायम करना होगा। हालात की बेहतरी के लिए सोशल डेमोक्रेसी लागू और नौजवानों को रोजगार फराहम करना होगा। अवाम को उनके हक हकमियत लुटाना पड़ेंगे। अवामी राज कायम करना पड़ेगा। सिलेक्टेड को घर भेजना पड़ेगा। आज भी अगर हमने हकीकी मानों में अपने मुआशरे मसवात को कायम करना है तो हमें सोशल डेमोक्रेसी के असूलों को अपनाना होगा। इस मुल्क को फलाई रियासत में बदलना होगा। मुफ्त तालीम, सेहत और आगे बढ़ने की बराबरी के मौके हर शहरी को देना होगा। हर तालिब इल्म को मुफ्त और मयारी तालीम देना होगी। तालीम हासिल करने के बाद रोजगार के मौके देने होंगे। हर शहरी को मुफ्त और मयारी इलाज का हक देना होगा। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए टैक्स का निजाम को बेहतर करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं, इस तरह नहीं जैसे ये हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। आप दरादम खाकर उन लोगों को जिनको हुकूमत पे एतमाद नहीं, जिनको ये भरोसा नहीं कि उनका पैसा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, ताजरों और कारोबारी तबके को चोर और डाकू कहकर उनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। हुकूमत नाकामियां छुपाने के लिए इदारों के पीछे ना छुपे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुक्मरानों को नाअहलों का टोला करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाक फौज और आर्मी चीफ पीटीआई के नहीं कौम के हैं। सवाल उठाया कि करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल बीआरटी पेशावर है। क्या किसी ने इस हवाले से पूछा? कौमी मामलात पे सियासत करना बंद कर दे। जो हुकूमत का वजीर आता है वो जी आर्मी चीफ को ये हो जाएगा, हमने आर्मी चीफ को ये कर दिया है, हमने आर्मी चीफ का ये कर दिया है, हमने फौज का ये कर दिया है। भाई ये फौज और आर्मी चीफ क्या पीटीआई के हैं? ये कौम के इदारे हैं। और बराए मेहरबानी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए और अपनी बर्बादियों को छुपाने के लिए फौज और आर्मी चीफ के पीछे छुपने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल बीआरटी पेशावर है। क्या किसी ने उसके बारे में कुछ पूछा? यहाँ पर इंक्वायरी होती है तो उन मंसूबों की होती है जो कामयाबी से बनाए गए, जो कामयाबी से चलाए गए। कामयाब मंसूबों को कामयाब बनाने वाले चोर हैं, लेकिन जिन्होंने मंसूबों को नाकाम किया, जिनसे मंसूबे नहीं चले, वो हीरो हैं, क्योंकि वो पीटीआई हैं। आप पीटीआई के कतरे पी लें तो आपको हर किस्म के एहतसाब से छुटकारा मिल जाएगा और आप एहतसाब से बालातर हो जाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी इलेक्शन 2019 में पहली मरतबा रिकॉर्ड तादाद में 70 से ज्यादा पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। 125 साल बाद पहली मरतबा दिसंबर के महीने में इलेक्शन हो रहे हैं। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। दिसंबर के यकबस्ता मौसम में बरतानवी इलेक्शन की गर्मा गर्मी ने रौनक बखेर दी। तमाम जमातों के उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी के लिए मैदान में उतर चुके हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बार 20 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों पर भरोसा करते हुए उन्हें टिकट दिया, जिनमें साजिद जावेद, नुसरत गनी, रहमान चिश्ती, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद अफजल, अमजद, काशिफ अली, इमरान अहमद, नुशाबा खिलजी, अली अजीम और आतफा शाह शामिल हैं।
پاکستانیوں کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت لیبر پارٹی نے 19 پاکستانی نیاد امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ ان میں شبانہ محمود، خالد محمود، یاسمین قریشی، ناز شاہ، عمران حسین، روزینہ علی، افضل خان، فیصل رشید، محمد یاسین، طاہر علی، زارا سلطانہ، اظہر علی اور خلیل احمد شامل ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹ کے ٹکٹ پر ہنا بخاری، حمیرہ علی، ڈاکٹر طارق، ہنا ملک، خلیل یوسف، عائشہ میر، صالحہ حسن، ظفر حق، وحید رفیق اور فیضان رحمان میدان میں ہیں۔ بریگزٹ پارٹی کے ٹکٹ پر علی، ڈاکٹر احمد ملک، دانیال راجہ، جبکہ گرین پارٹی کے ٹکٹ پر شہاب ادریس، ڈاکٹر رضا حسن، طاہا اکرام اور تالیہ حسین قسمت آزمائی کریں گے۔ 10 پاکستانی نیاد آزاد امیدواروں میں اظفر شاہ، یاسین رحمان، محمد اشرف، ارم الطاف، رضوان علی، حسیب الرحمان، کامران ملک اور حمیرہ ملک شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی سب سے بڑی جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی نے ایک بھی پاکستانی کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ برطانوی الیکشن میں کس جماعت کے حصے میں کتنی سیٹیں آئیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، تاہم پاکستانیوں کو امید ہے کہ ان کے امیدوار کامیابی کی صورت میں ان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدگی دکھائیں گے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ برطانیہ کے زیر اہتمام برمنگھم کے مقامی ہال میں فنڈ ریزنگ تقریب منعقد کی گئی، جس میں برمنگھم بھر سے مخیر فیملیز نے شرکت کی۔ تفصیلات برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ برمنگھم میں کشمیر آرفن ریلیف برطانیہ کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں مخیر خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور دل کھول کر عطیات دیے۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ برطانیہ کے چیئرمین چودھری محمد اختر نے کہا، اوورسیز کمیونٹی کے تعاون اور مدد سے انتہائی کم لاگت سے جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا آرفن ولیج قائم کر کے رفاہی اور سماجی اداروں پر عوام کا اعتماد بحال کر دیا ہے۔ آج کوٹ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ برمنگھم میں تشریف لائیں۔ میں دل کی تہہ گہرائیوں سے تمام اہلیان برمنگھم کا دل کی تہہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج برمنگھم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ سب سے زیادہ درد دل رکھنے والے ہمارے برمنگھم میں کشمیری پاکستانی بہن بھائی ہیں۔ آج دل کھول کر عطیات بھی دیے اور جو زلزلہ زدگان تھے ان کے گھروں کی تعمیری کا کام بھی جاری ہے، جس کے لیے آج امداد مزید اضافہ ہوا ہے۔ تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کے دوران مختلف کمیونٹی شخصیات نے ٹرسٹ کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ یہ شو بہت زیادہ سکسیسفل رہا تھا اور مجھے لگتا ہے اس شو کو جو ہے وہ فیوچر میں بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ not only does it bring communities together، لیکن لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے پھر جب پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو کتنا زیادہ فائدہ انہیں بھی ہوتا ہے اور آرفنس کو بھی۔ I would like to say that Court are doing a fantastic role in everything that they do. They've been well established. Every pound, every penny donated today will find its way to the cause. Alhamdulillah, Allah bless all those who have donated. Alhamdulillah, I think we've raised 67k. Alhamdulillah, altogether. Again, you're not just benefiting those orphanages in court, you're also benefiting yourself. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, charity does not decrease your wealth. In fact, it increases it. The charity you give today will be your shade on the day of judgment. انتظامیہ نے کہا، اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں کے مشکور ہیں جن کے تعاون سے ہم بے سہاروں کے سہارا بنے ہیں۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سٹی یونیورسٹی لندن کی 125 سالہ تاریخ میں پہلی بار لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی طالب علم قدوس سہل کے لیے اعزاز کی بات۔ 25,000 طلبہ یونین کے کاؤنسلر منتخب ہو گئے۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان نے ان سے اس کامیابی پر بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ اس وقت لندن یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم قدوس سہل صاحب موجود ہیں، جو کہ یونیورسٹی کی 125 سالہ تاریخ میں پہلے پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 20,000 طلباء کے کونسلر منتخب ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو بینگ اے پاکستانی اپنی اچیومنٹ کیسے لگتی ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی بیسکلی آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی ان 125 ایئرس ٹو بی الیکٹڈ ایز دا اسٹوڈنٹ کاؤنسلر آف سٹی یونیورسٹی آف لنڈن، اور اتنی پریسٹیجیس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کاؤنسلر الیکٹ ہونا اٹس اے ریئلی آنر فار می، اینڈ بینگ the only Pakistani till now, it's a privilege for me. City University is the same university جہاں سے ہمارے قائد محمد علی جناح نے بھی اپنے ایجوکیشن مکمل کی، گاندھی نے بھی یہیں سے مکمل کی۔ ویسے یہاں سے بڑے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں، وہاں جا کے بھول جاتے ہیں، پھر وہی کے ہو جاتے ہیں۔ بالکل جی، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری جو یوتھ یہاں پہ پڑھنے آتی ہے اور واپس جاتی ہے، دے آر دا ایسٹس آف پاکستان۔ ان کو ایک پازیٹیو چینج لانا چاہیے۔ آئی ایم گونا کوٹ اے پرسن، کنگ مارٹن لوتھر نے کہا تھا کہ دا موسٹ ارجنٹ اینڈ پرسسٹنٹ کوسچن ان لائف از دیٹ واٹ آر یو ڈوئنگ فار ادرس۔ تو ہمیں اس بات کا انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہم بینگ
پاکستانی جو باہر پڑھنے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اٹس آر جاب کہ ہم پاکستان کے اندر وہ امپروومنٹ لے کر آئیں. دیٹس اوور ڈیو فار اے لانگ ٹائم. جو ینگ طالب علم ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا جی میسج ینگ طالب علموں کے لیے یہی ہوگا کہ جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یا وہ پاکستان کے اندر ہیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان از آر فیوچر اور ہمیں پاکستان کے لیے ہی آگے سرو کرنا ہے. کیسل ناک کالج ڈبلن میں آئرش پاکستانیز پروفیشنل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام لیگل ایونٹ کا انعقاد کیا گیا. شاندار تقریب میں بڑی تعداد میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی. اسی پر دیکھیے فیصل مرزا کی یہ رپورٹ. آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں آئرش پاکستانیز پروفیشنل ایسوسی ایشن نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے لیگل ایونٹ کا انعقاد کیا, جس کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کو آئرش قانون اور اسلامی قوانین کے مطابق وصیت کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھا. قانونی ماہرین راڈی ٹیرل, احمد الحباش, مفتی ذکریہ اور جیری میک مہن نے وضاحت کے ساتھ آئرش اور اسلامی قوانین میں وصیت سے متعلق احکامات حاضرین کو بتائے. شرکا نے کہا کہ آئرلینڈ میں بڑھتی ہوئی پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد خوش آئند ہے. امید ہے آئندہ بھی ایسی تقریبات کا انعقاد ہوتا رہے گا. آج کا ایونٹ بہت اچھا تھا اور اس میں بہت ساری انفارمیشن ملی ہے. ہمیں انہیریٹنس اور ول کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہوئی اور اسپیشلی ہم آئرش لا اور اسلامک ویلیوز اور اسلامک لا کے انکارپوریٹ کرنے میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ کلیئرٹی ہوئی. It was very informative presentation and it was very well presented and very helpful to us. Islamic laws کتنے سوٹیبل ہیں آئرش لاز کے ساتھ, اس کے اوپر ایک بڑا ہیلدی ڈسکشن ہوا ہے. We spoke at length in relation to wills under Irish law and wills under the Islamic rule, and we have shown that it's possible to marry both situations. لوگوں کو بہت اس سے معلومات ملی اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہم ایسے سیمینار کرتے رہیں گے. It is very impressive and really we need this. I mean, Muslims should do something, especially for handling the finance, because we talk about Islamic way of doing it, but we don't have practical things how to implement it within a non-Islamic environment. Lots of women participate these events. I really enjoy and appreciate the people, especially in Pakistan community, they did here, and I learn a lot, especially is like finance and taxes. ایسے ایونٹ ہونے چاہیے بار بار, کیونکہ آئلینڈ میں جو کمیونٹی رہتی ہے انہیں ول کے بارے میں, آئرش لا کے بارے میں اتنا نہیں پتہ. ایسے اکیڈمک پروگرام میں لوگ بہت کم ہوتے ہیں, لیکن آج بڑی خوشی ہوئی کہ پارٹیسپینٹ کافی تھے اور بڑے انٹرسٹ سے انہوں نے سنا اور انٹرسٹ سے سوال جواب بھی کیے. آئرش سالیسیٹر اور ایکسپرٹس اور اسلامک اسکالر نے پارٹیسپیٹ کیا اور جو کوشچن آنسر کے ذریعے ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا گیا. A lot of people turn up today. I'm really thankful to our community, and IPA is promising that it will continue like the same in future. I think all of us are agreed that it's a very nice function. ہمیں جو ہے نا اس ول کو لکھنا چاہیے اور بہت ہی سمپل الفاظ میں لکھنا چاہیے, اور that was very informative. ایونٹ کی انتظامیہ نے کہا کہ اس ایونٹ کو کامیاب کرنے اور اس میں شرکت کرنے پر وہ شرکا کے بے حد شکر گزار ہیں اور آئرلینڈ میں پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر اپنی ریسرچ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آئپا کے آج کے اس ایونٹ میں شرکت کرنے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس ایونٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس طرح کے تعلیمی ایونٹس جو ہیں وہ پاکستانیوں کی یہاں پر ضرورت ہیں, اور امید کی جاتی ہے کہ آئپا اس طرح کے مزید ایونٹس کا انعقاد کریں گے اور خاص طور پر ان کا جو فیوچر میں نوجوانوں کی ٹریننگ کے حوالے سے اور ان کے کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے پاکستانی بہت زیادہ پر امید ہیں کہ بہت ایک اچھا ایونٹ ہوگا. فیصل مرزا, 92 نیوز, ڈبلن, آئرلینڈ. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. برسٹل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا, جس میں معروف نعت خواں حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کیا. تنویر بخاری کی رپورٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سجائی گئی محفل میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ وار سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے نظر آئے.
इस मौके पर इलामा मसूद अल कादरी ने कहा कि मोहब्बत मुस्तफ़ा ईमान का लाजमी जुज़ है। मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं मुसलमानों को उन पर अमल करना चाहिए। We talk about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We need to understand that the message of Allah is the best of creation. Everything about the message of Allah sallallahu alaihi wasallam was pure perfection and beauty. ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਰਲ ਬਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं फनाज़अतु अक़दार अल हक़्क़ि लिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि, कि मैं वो हस्ती हूँ कि जिसके लिए तकदीर के बाब से एक रोशनदान, एक दरवाज़ा या एक खिड़की जो है वो खोल दी गई है। पीर सैयद सूफी वहीद शाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत औसाफ़ हमीदा बयान किए। उलमाए कराम ने कहा कि इस पुरफितन दौर में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है और अपने अच्छे अमल से, किरदार से आशिक़ रसूल होने का अमली नमूना पेश करना होगा। The mission which we were given today was about the eloquence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and how the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was asked about what is beauty, and the Messenger of Allah replied, the tongue. And then in another instance, one person asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is beauty in a man? And the Messenger of Allah replied, the eloquence of your tongue. ये मिलाद का जो पैगाम है वो ये है कि हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अल्लाह के रसूल के हुक्म मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, नमाज की पाबंदी करें, दुरूद व सलाम कसरत के साथ पढ़ा करें, और कुरान पाक की आयत की तिलावत और उनके अहकामात पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम अजे ना होया, अव्वल आहर दोवें पासे ओही मल खलोया। महफल में मुबारक अली मरहूम और दीगर मुसलमानों के लिए इसाले सवाब भी किया गया। आखिर में मिलाद की खुशी में खूबसूरत केक काटा गया। उम्मत मुसलमा की इस्लामती, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं भी की गईं। जर्मन शहर बर्लिन में इस्लाम में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया में बढ़ती हुई आलूदगी और ज़मीन के बका के लिए इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली गई। रुहेल बेग मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट। जर्मनी के शहर बर्लिन में इस्लाम में माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ के इन्वान से मुनक़्क़द किए जाने वाले सेमिनार में माहौल को साफ बनाने के लिए मजहब इस्लाम के किरदार को सराहा गया। मुकर्रिरीन का कहना था, चूँकि दीन इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए इस्लाम में न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पौधों के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, और कुरान पाक में ऐसी मुतअद्दिद आयात आई हैं जिनमें इन कुदरती नज़ारों की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाकर अपने रब तक पहुँचने का कहा गया है। आलमी तंजीम हमासन के सरपरस्ते आला और सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी मैक्स का कहना था कि कुरान मजीद में ऐसी आयात मिलती हैं जिनमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की तलकीन की गई है और कुदरती वसाइल को ज़ाया ना करने की भी तलकीन की गई है। इनका कहना था कि दीन इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, यही वजह है कि इस मामले में भी कुरान और सुन्नत में तफसीली आयात और वाक़यात मिलते हैं। मार्क्स का मजीद कहना था कि इस मामले में आगाही देने के लिए वो मसाजिद के मेंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मसाजिद में जुम्मा के खुतबे में इन आयात और वाक़यात को दलील बनाकर इस बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके। मुकर्रिरीन का कहना था कि आज माहौलियाती आलूदगी का मसला इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल सरे फहरिस्त है। सेमिनार के आखिर में सवालात और जवाबात का सिलसिला भी रखा गया। मुकर्रिरीन ने हाज़रीन के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की बादशाहत की 5वीं सालगिरह के मौके पर सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने अपने पैगाम में कहा कि वो उनकी लंबी जिंदगी और सेहत के लिए दुआ गो है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। I, on behalf of the people and government of Islamic Republic of Pakistan, congratulate the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdul Aziz, on 5th anniversary of his accession. I pray for his long life and health on this occasion. I pray that His Majesty continues to play his active role in the development of the Kingdom of Saudi Arabia. Ever since King Salman took the reins, the kingdom has witnessed mega development projects across all the region in various economic, education, health, social, transport, communications, industrial, electricity, water, and agricultural fields.
सऊदी अरब में सिंधी कल्चर डे की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिंधी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। फोक गुलकार तुफैल संजरानी ने लोक गीत पेश करके समा बांध दिया। उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम की जानिब से मुनक्किदा सिंधी कल्चर डे की तकरीब में सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और उनकी अहलिया समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इस मौके पर इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम के सदर ज़िशान मेमन काजी ने कहा कि सिंध की धरती मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है और इसके बासी मुल्क के अंदर और दुनिया भर में शानदार रवायात को उजागर कर रहे हैं। सिंध की धरती मोहब्बत, अमन और तहजीब की रवादार है और इसी कोशिश, इसी काविश को आज हमने सिंधी कल्चर डे के तौर पे सऊदी अरब के शहर रियाद में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर मनाया। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था कि पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत एक से बढ़कर एक है। हमारी कोशिश होगी कि सिंधी कल्चर के साथ साथ दीगर सूबों के सकाफती रंगों को सऊदीया में उजागर किया जाए। पाकिस्तान माशाल्लाह कल्चर से भरपूर एक ऐसा दुनिया में एक हिस्सा है जहाँ पे हर चीज़ जो है बल्कि कल्चर के नाम से मुंसलिक होती है। तकरीब में फोक गुलकार तुफैल संजरानी ने खूबसूरत लोक गीत पेश करके लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं जो है वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ। बिल्कुल ये लग रहा था कि हम पाकिस्तान में बल्कि सिंध में बैठे हुए हैं और ख़ास करके मैं तो क्योंकि हैदराबाद से हूँ तो मुझे लिटरली फीलिंग यही महसूस हो रही थी कि जो है वो हम सिंधी अपनी कॉलोनी में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। सिंध की सकाफत में ये है कि यहाँ की जो म्यूज़िक है, यहाँ के आदमी का जो रहन सहन है, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उनको जोड़ना है। रियाज के शहर में सिंध का कल्चर ये बता रहा था कि हम एक यूनिटी, एक कौम है और मिलजुल के हमने हमेशा अपने मुल्क के फ़रोग के लिए काम किया है। तकरीब से गुलाम कादिर, हफीज शेख, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल और इरफान मेमन ने भी सिंध कल्चर के हवाले से शुरका को तारीखी मालूमात से आगाह किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब कारोबारी उतार चढ़ाव की बात। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1361 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 39,287 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर एक हफ्ते में 4 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 23 पैसे का हो गया। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 100 रुपए इजाफे से 85,200 रुपए का हुआ। इसी पर देखिए शिराज अहमद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 1361 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट 39,287 की सतह पर बंद हुई, जबकि मार्केट का इंडेक्स 4% बढ़ गया। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 23 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में इसी अरसे के दौरान डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 155 रुपए 70 पैसे में फरोख्त किया गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सराफा मार्केट में फी तोला सोना 100 रुपए महंगा होकर 85,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 85 रुपए इजाफे से 73,045 रुपए में फरोख्त किया गया। आलमी मार्केट में सोना $60 इजाफे से $1,464 फी औंस हो गया। शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि रूस में एक फनकारा ने 40,000 ब्रेड के टुकड़ों से तस्वीर बना डाली। ये शाहकार मॉस्को के गुमनाम स्ट्रीट आर्टिस्ट ने बनाया है जो सिर्फ जूम के नाम से जाना जाता है। जूम ने 40,000 ग्रिल्ड ब्रेड के टुकड़ों से एक खातून का खूबसूरत चेहरा बनाया है। इस काम में इसे 1.5 माह लगा है। ये तस्वीर दारुल हुकूमत के कैफ़े मिस्टर चीज़ पाई में लगाई गई है। यहाँ आने वाले उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये तस्वीर ब्रेड के टुकड़ों से बनी है। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।